नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारा इस नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो को पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस पहले वीडियो को देख लें। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल इससे पहले हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ चुके हैं और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अनुसूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कुल मिलाकर आज हम लोग 3, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो आज हम लोग एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं कि एकक कोष्ठिका होता क्या है। तो एकक कोष्ठिका में आप कह सकते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी इकाई, या कह सकते हैं कि हम लोग संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, अर्थात एकक कोष्ठिका। जैसे जैसे हम आपको डायग्राम के तौर पर समझाते हैं। जैसे हम इधर से बनाते हैं, एक डायग्राम बनाए, इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाए, ये हमारा एक यूनिट सेल हुआ, हमारा एक एकक कोष्ठिका हुआ। इसी को अगर हम इधर से आगे बढ़ाते, इधर से बढ़ा दिए, इसको हम लोग इधर बढ़ा दिए आगे, फिर हमने एक यूनिट सेल का निर्माण इधर से कर लिया, तो ये हो हमारा 2 यूनिट सेल। अगर हम यहीं पर तीसरा यूनिट सेल नीचे बनाते हैं, देखिए हम तीसरा यूनिट सेल अगर नीचे बनाते हैं तो ये हमारा हो गया। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट सेल का निर्माण कर रहे हैं, हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एकक कोष्ठिका। तो क्या है, देखिए इस तरह से बना, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी सी छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में देखिए बढ़ा रहे हैं, जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल, अर्थात एकक कोष्ठिका। तो देखिए यहाँ पर पूछेगा आपसे एकक कोष्ठिका कितने हैं, तो कहिएगा 1 एकक कोष्ठिका, 2 एकक कोष्ठिका, 3 एकक कोष्ठिका और 4 एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में, अर्थात टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अगर आपसे पूछे कि एकक कोष्ठिका कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका और दूसरा होता है आपका आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इस आद्य या सरल एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, सिंपल बेसिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें जो जब आपसे पूछे कि आद्य सरल जो एकक कोष्ठिका होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो कहेगा 1 टाइप के। तो वो केवल एक ही टाइप के होते हैं और उसमें होते हैं, उसके जो कण होते हैं केवल एक कोनों पर होते हैं। देखिए अगर ये जो हम डायग्राम यहाँ से जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है यूनिट सेल का, तो इसमें आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। हर एक कोने पर देखिए एक यूनिट सेल आपको नजर आ रहे हैं। तो हर एक कोने पर देखिए, हर एक कोने पर एक एक यूनिट सेल नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें जो कण होंगे केवल और केवल उसके कोने पर होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका में जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि केंद्रित एकक कोष्ठिका में कण जो होंगे कोने पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन अन्य स्थानों पर भी होंगे। तो इसमें जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं अन्य एकक कोष्ठिका कह सकते हैं। ठीक है, तो इंड सेंटर ऑफ यूनिट कह सकते हैं इसको। ठीक, तो यूनिट सेल में इसमें अगर हम पूछेंगे फलक एकक कोष्ठिका में, तो इसमें देखिए इसमें जो कण होंगे कोने पर तो होंगे ही होंगे। देखिए कोने पर तो कण होंगे ही होंगे, सब कोने पर एक एक कण तो है ही है। लेकिन और अगर बात करें तो इसमें देखिए कण कहाँ नजर आएंगे आपको, एक नजर आएंगे आपको छत के, जैसे फ्रंट की बात करते हैं तो एक फ्रंट के ऊपर नजर आएगा, एक फ्रंट के जस्ट पीछे नजर आएगा। अपोजिट साइड में देखिएगा, एक छत को देखिएगा, देखिए एक छत पे नजर आया, तो एक नीचे फर्श भी होगा, ये नीचे देखिए यहाँ पर फर्श भी होगा, ये नीचे यहाँ पर फर्श भी होगा। एक इस अपोजिट साइड में होगा, तो एक ये इस अपोजिट साइड में होगा एक, तो इसके जस्ट इस अपोजिट साइड में होगा, बाहर वाले साइड में। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक छत में तो एक नीचे,
एक और चारों दीवार पर एक एक, तो कुल मिला के कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कोने पर होने के साथ साथ ही कण इसके चारों दीवार और छत और फर्श पर भी नजर आते हैं। ठीक है। दूसरा आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें देखिए इसके जो कण हैं वो कोने पर तो ही हैं, चारों कोने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने पर, तो कोने क्योंकि कोने की संख्या 8 होती है तो कोने पर यहाँ पर यही है। लेकिन एक मेन फ्रंट में देखिए आपको नजर आता होगा, बीच में एक नजर आता होगा कण, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। और तीसरा है आपका अन्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। या फिर कैसे इसको हम कह सकते हैं, अंत्य कह सकते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर यूनिट सेल। तो इसमें देखिए आपको क्या नजर आता होगा, इसमें कहिएगा कि इसके कोने पर तो यही है, देखिए इसके कोने पर तो यही है, और इसमें देखिएगा एक चीज आपको नजर आएगा कि इसके अपोजिट साइड का मतलब हुआ कि अगर आपको छत पे नजर आ रहा है तो जस्ट के फर्श में होगा, ये अपोजिट साइड हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर छत पे नहीं, जैसे हम एक बनाते हैं, यहाँ पर बना के आपको दिखाते हैं, जैसे हम एक यूनिट सेल हम यहाँ से बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक यूनिट सेल यहाँ से क्या कर लिए, बना लिए। कहने का मतलब हुआ कि अगर इसके फ्रंट साइड में है तो जस्ट उसके पीछे वाले फ्रंट साइड में होना चाहिए, अपोजिट। अगर इसके छत पे है तो जस्ट इसके नीचे होना चाहिए, किसी एक अपोजिट साइड में होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोशिका। समझने में किसी को समस्या भी? तो आइए हम लोग आगे का क्वेश्चन अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स। तो पहले इसका स्थान दिया गया, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट दिया गया। नंबर ऑफ यूनिट को आप कह सकते हो यूनिट की संख्या। उसके बाद करा कि पार्ट इन यूनिट सेल, अर्थात एक यूनिट में उसका कितना भाग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, बॉडी सेंटर यूनिट के बारे में। ये पहले समझ लीजिए, बाद में उसको हम लोग समझेंगे। तो बॉडी सेंटर यूनिट का हिंदी होता है अंतः केंद्र। क्या होता है इसकी हिंदी? अंतः केंद्र। आप लिखते जाइएगा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब अंतः केंद्र। तो बॉडी सेंटर में, अंतः केंद्र में देखिएगा, इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। हमने एक यूनिट सेल का यहाँ पर हमने निर्माण कर लिया। ठीक है। और इसके जस्ट बीच में हमने क्या कर दिया, एक कण को रख दिया। तो कण को मैंने रखा बीच में, और कणों की संख्या 1 और टोटल यूनिट की संख्या 1, तो इसलिए हम लोग कणों की संख्या 1 और टोटल यूनिट की संख्या 1, तो पार्ट उसका होगा 1/1। ठीक है। अगला दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फेस। तो आप बताइए इसमें फेस कितने होंगे। जैसे ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखिए, फेस की अगर हम जैसे हम यहाँ बना ही देते हैं आपको। ठीक है। देखिए हम यहाँ से एक यूनिट सेल बनाया, हमने फिर यहाँ से क्या कर दिया, दूसरा यूनिट सेल यहाँ से हम बना रहे हैं। तो टोटल अगर आपसे हम फेस पूछें तो कितने नंबर ऑफ फेस होंगे? कहिएगा एक यूनिट सेल में कुल मिलाकर कितने फेस होते हैं? एक छत के ऊपर, एक छत पे, एक जस्ट उसके नीचे फर्श पे, और चारों दीवार पे। तो कुल मिला के 4 और 2 6 फर्श हुआ, और 2 यूनिट सेल टोटल मिला के 12 फर्श होना चाहिए। और हम किसी एक फर्श पे या किसी एक फलक पर हमने क्या कर दिया, एक कण रख दिया। तो एक फलक पर हमने अगर कण रखा, यहाँ पर देखिए एक फलक पर हम क्या रख दिए, एक फलक पर हमने कण रखा, तो दोनों यूनिट सेल को ये डिवाइड कर रहा है। टोटल मिलाकर एक फलक पर केंद्र रखने, मतलब केंद्र, एक फलक पर केंद्र को रखेंगे, अंतः केंद्र को, तो 2 यूनिट सेल को डिवाइड करेंगे। तो टोटल 2 यूनिट सेल को डिवाइड कर रहे हैं, और एक केंद्र है, इसलिए हम इसको लिखे 1/2। देखिए 2 यूनिट सेल को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, और टोटल संख्या 2 है, 2 यूनिट सेल है, एक और ये एक और 2 यूनिट सेल है, और टोटल 1 है, तो 1/2 इसको। उसके बाद है आपका बॉडी सेंटर। क्या है आपका? बॉडी सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, एज को पढ़ेंगे। एज, एज कितने होते हैं? एज टोटल अगर हम गिनते हैं एज, तो एक आप अपने रूम को देखिए, उसमें कितने एज हैं? कहिएगा एक रूम में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 एज होते हैं। टोटल मिलाकर कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। दो रूम में, एक रूम में होते हैं 6 एज, टोटल मिला के 12 एज। तो हम बात करते हैं, किसी एक कोने पर आप रख दीजिए, किसी एक कोने के ऊपर आप रख दीजिए। मान लीजिए कि हम इसको इस कोने पे रख रहे हैं, इस कोने पर रख रहे हैं। ठीक है। तो टोटल अगर हम यूनिट सेल 4 बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 बनाए, नीचे
उस पिछले मतलब हम पिछले फिगर में हम बना रहे थे, कुल मिलाकर 4 इस तरह बनाए होंगे, नीचे भी ऊपर भी साइड में भी 4 बनाएंगे। तो टोटल मिला के एक किसी एक एज के ऊपर अगर हम रखते हैं तो वो चारों को डिवाइड करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 4 हो जाएंगे, लेकिन किसी एक पे एज पे रखते हैं इसलिए हम ऊपर 1 रखेंगे, टोटल कितना है 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका जो है वो है आपका कॉर्नर। क्या है आपका कॉर्नर? कॉर्नर कितने होते हैं एक में? तो कॉर्नर होते हैं आपके 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और हमने रखा किसी एक कॉर्नर के ऊपर, जैसे देखिए ये टोटल हमने 8 फिगर बनाया है यहाँ पर, 4 पीछे नजर आता होगा आपको और 4 आगे से नजर आता, और किसी चारों का जो मेन सेंटर है वो बीच में है। देखिए बीच में हमने क्या किया, एक कण को रख दिया, तो 4 4 इधर से 4 इधर से, टोटल हो गया हमारा 8। और हमने किसी एक कॉर्नर पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, तो 8 को डिवाइड करेगा, तो 1/8 हो गया। उम्मीद है समझ आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए इससे समय हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसमें जिस तरह लेखक कोष्ठिका जो है आपका, उसमें आपको कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो कोने पर अगर आपसे पूछे तो कोने पर कितने होते हैं कॉर्नर, हम अभी तुरंत बताए कॉर्नर 8 होते हैं, तो 8 टोटल कॉर्नर तो 8 होंगे। और उसमें उसकी स्थिति कितनी होती है, एक यूनिट में अगर आपसे कॉर्नर में भाग पूछे थे, तो एक यूनिट में कॉर्नर में आपने भाग निकाला था 1/8, और 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 1। परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कॉर्नर पर कितने भाग होते हैं, तो डायरेक्ट लोग 8 मार देते हैं, वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर की संख्या कितनी होती है 8, और एक यूनिट में उसका भाग कितना होता है 1/8, इसका आंसर 1 हो जाएगा। बॉडी सेंटर यूनिट सेल अंत केंद्रीय एकक कोशिका, तो उसमें पहले हम अलग अलग बारी बारी से निकालेंगे। पहले कॉर्नर पे अभी तुरंत निकाले, 1 होते हैं, ठीक है। अंत केंद्र पर, अंत केंद्र बीच में बताए थे कि अंत केंद्र पर, अंत केंद्र में हम लोगों ने आपको अभी तुरंत बताया था कि बीच में अगर रखते हैं तो 1 को डिवाइड करता है तो 1/1 उसमें लिखते थे, तो 1 को 1/1 से करेंगे तो कितना हो गया 1। टोटल कितना हो गया, 1 इधर और 1 इधर, टोटल मिला के 2 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए आपका, अगला जो आपका है आपका दिया है फेस क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात फलक केंद्रित एकक कोशिका। कॉर्नर तो निकालना भी तुरंत आ गया आपको, 8 कॉर्नर होते हैं और उसका भाग कितना होता है 1 यूनिट में भाग, अर्थात 1 यूनिट सेल में उसका भाग 1/8 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। और फलक, फलक अभी तुरंत बताया कि किसी एक फलक पे हमको क्या करना है, किसी एक फलक पे हमको रखना था, किसी एक फलक के हमको रखना था। तो अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो हम बताए थे फलक में जो बताए थे अभी तुरंत 1/2 बताए थे, कहने का मतलब किसी एक फलक में रखेंगे तो इधर भी डिवाइड करेगा इधर भी डिवाइड करेगा, तो टोटल फलक होते हैं 6। टोटल फेस कितने, आप अपना बुक उठाइए और उसमें फेस गिन लीजिए, तो आप एक फ्रंट देखिएगा, एक पीछे देखिएगा 2, एक इस साइड से बाएं साइड से, एक दाएं साइड से 4, और एक लेफ्ट एक राइट, मतलब या एक आगे एक पीछे, तो टोटल मिला के 6 कॉर्नर हो गए, सॉरी 6 फेस हो गए, 6 फलक हो गए, तो 6 फलक हो गए। और उसका भाग अभी तो बताया कि कितने होते हैं 1/2, 6 को 1/2 से गुना करिएगा तो आएगा आंसर आपका 3। टोटल आपको निकालने के लिए क्या 3 1 4 आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका है वो है आपका इंड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं हम लोग अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। कॉर्नर तो सबको निकालना था, कॉर्नर 8 इंटू 1/8 1 निकालने गया। और फेस, फेस अभी तो बताया कि फेस इसमें कितने होते हैं 2 होते हैं, फेस कितने होते हैं इसमें, फेस 2 होते हैं, किसी एक यूनिट सेल की बात उसमें फेस 2 होते हैं, तो फेस 2, और इन यूनिट सेल में 2, और इसका अभी तुरंत निकालें हाफ होता है तो 1/2, इसका भी आंसर 1 आएगा। और टोटल को अगर आप ऐड करते हो तो 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका 2। तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछेगा, थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 2 तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण होता है। तत्व ए के कोनों पर तथा तत्व बी के फलक केंद्र पर स्थित है, तो बताइए कि यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि ए तत्व जो ए है उसके कोने पर उसके कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि कॉर्नर कितने होते हैं 8 होते हैं, और उस कॉर्नर के हर एक कोने पर उनकी जो हिस्सेदारी होती है वो होती है 1/8, और 8 से अगर आप 8 काटते हो तो इसका आ जाएगा 1, यहाँ समझ गए। और हम बात करते हैं बी तत्व की, बी के पर फलक पर रखा गया, और फलक की संख्या भी तुरंत पता पड़े हैं 6 होते हैं, और इसके हर एक फलक पर जो उसकी हिस्सेदारी होती है कण की वो होती है हाफ, और इसको जब आप काटते हो तो 3 बार में कटेगा, और यहाँ से आएगा 3। तो टोटल मिलाकर अगर यहाँ से हम ए अनुपात बी निकालते हैं, टोटल मिलाकर ए अनुपात बी अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा, कहिएगा ए का होता है 1 और बी का होता है 2,
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है ए का 1 और बी का बी का कितना होता है 3 है, ए का 1 और बी का 3। तो अनुसूत्र इसका क्या हो जाएगा, इसको अनुसूत्र में लिखा जैसे ए और बी हमने लिख दिया। ठीक है, ए का जो होता है उसके जस्ट नीचे और बी का जो होता है उसके जस्ट नीचे A1 B3, या आप इसको लिख सकते हैं AB3 डायरेक्ट, ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं, एक को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछेगा। दूसरा कह रहा कि यदि तत्व ए तथा बी परमाणु घन के कोनों पर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो तो ये एक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। एकांतर क्रम का मतलब समझिए। देखिए अगर एक यहाँ पर यूनिट सेल का मतलब है कि अगर एक कण ए पर है तो दूसरा क्या है, रेड कलर का जो आपको नजर आएगा ये बी है। फिर देखिए ये ए है तो दूसरा रेड कलर का बी है। फिर देखिए ये अगर ए है तो दूसरा रेड कलर बी है। फिर देखिए ये काले रेड है तो दूसरा क्या है बी। तो एकांतर का मतलब होता है कि एक ही सामने सामने अर्थात एक लाइन में अलग अलग फलक होना चाहिए, एक लाइन में एक फलक आपका नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ए रखते हैं तो यहाँ पर ए आप नहीं रखोगे, यहाँ पर आप क्या रखोगे बी। तो टोटल ए के कोनों की बात करें तो कहिएगा 4 कोने हैं। टोटल ए के कोनों की कितनी संख्या गिन लीजिए, एक काला वाला गिनिए, 1 2 3 और 4, 4 है। और इसकी जो हिस्सेदारी होती है कोनों पर कितना होती है 1/8, तो इसका आएगा 1/2। बी के कोनों की बात करें तो बी भी कितने हैं, रेड वाला गिन लीजिए, 1 2 3 4, रेड कितने हैं 4, 4 ये हो गए। और इसके हिस्सेदारी भी कोने पर कितनी होती है 1/8, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जब काटोगे तो 1/2 आएगा। तो जब आप ए अनुपात बी निकालोगे तो इसका तो हाफ है और इसका भी क्या हाफ, जब इसको काटेगा तो 1:1 आएगा। अनुसूत्र देखिए, ए के साथ कितना है 1, बी के साथ कितना 1, तो A1 B1, या आप इसको लिख सकते हैं AB। ठीक है, आइए अगला आसान आसान क्वेश्चन आपसे दोस्त पूछेंगे, आपको इसमें घबराने की जरूरत थोड़ी सी भी नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। यदि 3 तत्व ए बी सी एक घनीय ठोस जालक में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिसमें ए परमाणु कोनों पर, ए परमाणु कहाँ पर है कोनों पर है, ए परमाणु कोनों पर, बी जो परमाणु है घन के केंद्र पर, बी जो है किसके कहाँ पर है, बी परमाणु घन के केंद्र अर्थात अंतः केंद्र पर स्थित है, तथा सी जो है फलक केंद्रित पर है। कहाँ पर है, फलक, सी परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। तो सी कहाँ है आपके फलक पर स्थित है। तो यह कॉन्सेप्ट बहुत आसान आसान है, बहुत ही आसान। तो एक एक कोनों पर कितने होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और उसकी हिस्सेदारी होती है 1/8, तो आंसर 1। बी जो होता है अंतः केंद्र पर स्थित है, अंतः केंद्र 1 और 1/1 इसकी हिस्सेदारी 1। और सी के फलक पर फलक 6 होते हैं और इसकी हिस्सेदारी जो होती है 1/2 होती है। तो इसको काटेंगे तो आप 3 आएगा आपका आंसर। और यहाँ से आप निकालोगे ए और बी और सी का अनुपात, तो आएगा आपका 1:1:3। तो ए के साथ आप दोगे 1 को, ए के साथ 1 को, बी के साथ भी 1 को और सी के साथ कितना देना पड़ेगा आपको 3 को। तो A B C3 आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग आगे वीडियो में, और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।